हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रांजल शर्मा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये टॉपिक अब भले कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम हो भाई, ठीक है, कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, भले DSSS भी हो, CTET हो या कोई भी अदर टैट हो, KVS हो या कोई अदर टैट, भाई उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है भाई, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आज देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 2002 में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, मतलब संशोधन हुआ था, जिसको हम 86 अमेंडमेंट बोलते हैं, 86 हुआ था वो। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमने एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 21A, जो कि कहता है कि भाई जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं, 6 to 14 ईयर्स ओल्ड जो भी बच्चे हैं, उनको हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं, उनको एजुकेशन फ्री में मिलेगी और कंपलसरी है कि भाई मिलेगी ही मिलेगी। ये एक्ट हमारा ये कहता है कि भाई जो भी बच्चे 8वीं क्लास तक के हैं, 8th क्लास तक के हैं, उनको फ्री में एजुकेशन देनी है, ठीक है, और ज़रूरी है वो एजुकेशन देनी। तो ये बच्चों का उनका मौलिक अधिकार है कि भाई एडमिशन वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर हमें एक और चीज़ बताते हैं, ये एज है नॉर्मल बच्चों के लिए, और जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, स्पेशल बच्चे, उनके लिए ये एज है 6 से लेके 18 साल। जो भी 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये हमारा है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो ये बताता है भाई 4 अगस्त 2009 में ये एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये हमारी पार्लियामेंट से पास हुआ था, और 26 अगस्त 2009 में हमारे प्रेसिडेंट से इस पे साइन हो गए थे, साइन मिल चुके थे, और 1 अप्रैल 2010 के अंदर ये एक्ट केम इनटू इफेक्ट, मतलब ये एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार पेपर में, याद रख लेना कब लागू हुआ था, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि हमें जो भी है बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, उसको एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन होगा। जैसे कि कोई बच्चा है भाई जिसने फर्स्ट क्लास पढ़ी, उसके बाद उसने भाई छोड़ दिया, कुछ भी रीज़न से स्कूल नहीं पढ़ पा रहा, अब वो भाई 3-4 साल के बाद आ रहा है, तो उसका एडमिशन किस में लेंगे? सेकंड क्लास में, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास की, उसके बाद छोड़ दिया था। पर नहीं, सेकंड क्लास में नहीं लेंगे, हम बच्चे का एडमिशन करेंगे जैसे 10 साल का हो गया वो, और अब आ रहा है फिर फर्स्ट क्लास करने के बाद सीधा, तो उसका एडमिशन लेंगे जैसे 5th क्लास में ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसकी एज के अप्रोप्रिएट क्लास है। क्योंकि बच्चा बेशक स्कूल में नहीं पढ़ा हो, पर जो बच्चा है उसका जो है मेंटल एज तो बढ़ी है ना, मेंटल डेवलपमेंट तो हुआ है ना बच्चे का। बेशक स्कूल में किताबी नॉलेज तो नहीं ली उसने, और तो हुआ है उसको मेंटल के, अपने दिमाग के स्तर पे तो बढ़ा है ना। तो इस वजह से उसका एडमिशन कहाँ लेना है हमें? एज एप्रोप्रिएट क्लास में, जो उसके एज के अकॉर्डिंग जो उसकी क्लास बनेगी, उसके अंदर उसका एडमिशन हमें लेना है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से होता है, बच्चों का सामाजिकरण अच्छे से होता है, बच्चे ढंग से सोशलाइज हो सकते हैं, ठीक है। इससे भाई वो भी समस्या कम होती है कि भाई जैसे कि अगर जैसे 10 साल का बच्चा है, उसको हमने सेकंड में ले लिया, तो भाई वो दूसरों पे अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो वो बुली भी करने लग सकता है दूसरे बच्चों को, है ना, दोस्त जमाएगा उन पे कि मैं बड़ा हूँ, और जैसे कि तो इस वजह से हमें उसको उसकी एज के अप्रोप्रिएट क्लास में हो। इससे हमारी क्लास कैसी बनती है? एज वाइज हेट्रोजीनियस क्लास। एज वाइज हेट्रोजीनियस क्लास का मतलब होता है
कि क्लास जिसके अंदर एज वाइज, एज के हिसाब से सारे बच्चे समान, मतलब एक ही एज के बच्चे हैं, हो हेट्रोजीनियस नहीं, सॉरी होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो मतलब होता है अलग अलग एज, ठीक है, होमोजीनियस क्लास। तो ये था हमारा कुछ एडमिशन का। अब इसके अंदर है भाई 3 आर्टिकल है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये तो पढ़ने हैं ही, इसके अलावा और भी है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है भाई, आर्टिकल 21A, ये तो हमने भाई पहले पढ़ लिया स्टार्टिंग में, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, ये इनका मौलिक अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता, ये हमें ये बताता है। 45 आर्टिकल 45 क्या 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 है ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है उसके अंदर आता है। ये क्या कहता है कि जो भी बच्चे 3 से 6 साल तक के हैं उनको एजुकेशन मिलेगी, किस चीज़ के रूप में, अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इस चीज़ के रूप में इनको एजुकेशन मिलेगी। इसके अंदर हमने क्या खोली, आंगनबाड़ी खोली थी, आंगनबाड़ी खोल रखी है ना, इसके अंदर आसपास होगी तुम्हारे घर के, तुम्हें पता हो, तुम देखी होगी, कभी गए भी होगे बचपन में, क्या पता। तो आंगनबाड़ी खोली इसके लिए। आंगनबाड़ी में क्या होता है, हम बच्चों को प्ले वे मेथड से खिलाते हैं, प्ले वे मेथड से बच्चे खेलते हैं, पोएम के रूप में, पोएम मतलब पोएम, कहानियाँ, इनसे सीखते हैं, है ना, खेल खेल में। और उनके अंदर किताब वगैरह का नहीं करते हम कुछ भी, बच्चे की एक प्रिपरेटरी स्टेज भी होती है, जैसे हमने एक वो चलाया है फर्स्ट क्लास से पहले बाल वाटिका, जिसके अंदर बच्चों की प्रिपरेटरी क्लास होती है वो, है ना, और प्ले वे होता है। और दूसरा क्या होता है, आंगनबाड़ी में हम उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू की जो उनको खाने में चाहिए, जो भी उनको विटामिन मिनरल्स कैल्शियम चाहिए, उसकी पूर्ति करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, है ना, ये सब चीज़ हम आंगनबाड़ी में करते हैं। ये जो है फ्रोबेल ने जो वो दिया था किंडरगार्टन मेथड दिया था ना फ्रोबेल ने, जिसके अंदर क्या था, बच्चों का बाल बगीचा, वो बच्चों का बगीचा होता है आंगनबाड़ी, जिसमें बच्चे खेलते हैं, खिलते हैं फूल की तरह, बगीचा इसलिए, ठीक है, खेल खेल में सीखते हैं। तो ये आंगनबाड़ी इससे आया है, ये हमारा है आर्टिकल 45। और आर्टिकल 51A ये क्या है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि क्या है कि जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स उनकी भाई ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कंपलसरी है, जब तक वो 8th क्लास तक नहीं होता तब तक तो स्कूल भेजेंगे ही भेजेंगे, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स चाहे कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को स्कूल, तो भाई वो भी ऐसा नहीं कर सकते, भेजना ज़रूरी है 8th क्लास तक तो बच्चों को, ये हमारा आर्टिकल 51 बताता है, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल से ज़रूरी है, पेपर में पूछ लेते हैं, इनको याद कर लेना, एक बार देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है, ये तो हमने देख लिया, चलो आगे, एज अप्रोप्रिएट क्लास होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बता देना, ठीक है, क्लास होनी चाहिए। और ये क्या कहता है सेकंड पॉइंट, कि जो एजुकेशन है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को ना तो भाई एंजाइटी हो, ना कोई स्ट्रेस हो, ना कोई डर हो, ना कोई फियर हो, ना कोई तनाव हो, ना घबराहट हो बच्चे के, ठीक है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, इन सबसे फ्री, ठीक है। ना कोई बोझ, बच्चों को शिक्षा बसते वो मोटी मोटी किताब लेकर बुला लिया, ना डराना धमकाना बच्चों को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, टेस्ट लेते रहे, हर रोज़ टेस्ट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब बताता है भाई। और पता है तुम्हें KVS के अंदर तो एक प्रोग्राम चल रहा है KVS के अंदर कि भाई क्या है वो, 10 days नो बैग पॉलिसी, कि भाई 10 दिन तो बच्चे को बिना बैग के बुलाना है तो बुलाना है साल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे जो है नेचुरल तरीके से, मतलब प्ले वे मेथड से, प्रैक्टिकल से ऐसे सीखेंगे बिना किताबों के, ठीक है। ये पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, आ जाती है KVS में चल रखी है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये था हमारे ये पॉइंट। ये है इट प्रोहिबिट्स, जो वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, वो हमें कुछ चीज़ों की कहता है कि हमें नहीं करनी,
ये चीज़ निषेध है करनी भाई एजुकेशन में, ये करेंगे तो दंडनीय अपराध है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरेसमेंट, हमें बच्चों को ना तो फिजिकल पनिशमेंट देनी, ना उनको मेंटली हरास करना। फिजिकल हमारे टाइम पे तो भाई क्या था, भाई कोई बच्चा काम पूरा नहीं करके लाया, टेस्ट में कम नंबर आ गए, या फिर बच्चा कोई बुक भी भूल गया ना उस घर में, तो भाई उसको या तो बाहर बुला के आगे खड़ा कर देते थे, भाई हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, या फिर हाथ पे डंडे पड़ते थे, ठीक है, नहीं तो मुर्गा बना देते थे। ये सब होता था भाई, ये सब मना है। अगर ये ऐसा कोई टीचर करता है ना आज के टाइम पे तो उस पर केस हो सकता है, बच के रहो भाई, ठीक है। और मेंटल हैरेस, हमें ना किसी बच्चे को कुछ भी बोलना है जिससे कि उसके सेल्फ एस्टीम कम हो। जैसे कि कई बच्चे बोल देते हैं भाई बात बात में कि गधा है तू, पागल है तू, भोचू है तू, दिमाग नहीं देते है ना, इतना भी नहीं पता, ऐसे ऐसा नहीं कहना भाई बच्चों को, ठीक है। जिससे सेल्फ एस्टीम कम होता है, इससे ये सब भी दिक्कत हो जाती है, हो सकती है। अब किसी ने शिकायत कर दी तो, और है ना भाई, ना तो बच्चे को उंगली दिखानी आज के टाइम में, ना आँख दिखानी, ये भी करना भी बिल्कुल मना है, ठीक है। और सेकंड है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। बच्चों का जो एडमिशन लेना है वो स्क्रीनिंग मतलब एक ऐसा होना चाहिए, पारदर्शिता, मतलब सबको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है, किस बेसिस पे किस बच्चे का एडमिशन लिया है, ये क्राइटेरिया, ये पॉइंट्स से तो ध्यान में रखा है, इनके बेसिस पे एडमिशन लिया है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। नो डोनेशन फीस, भाई ना तो हमें किसी से डोनेशन लेनी। कई क्या करते हैं स्कूल में भाई, डोनेशन लेते हैं भाई बच्चों को एडमिशन करने के लिए, 50,000 रुपये दे दे, 1 लाख दे दे, 1.5 लाख दे दे तो एडमिशन ले लेंगे हम बच्चे का। कई तो EWS हाँ भाई, और पता है तुम्हें 25% जो सीट होती है ना स्कूल में, वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। इनमें यही होता, ये बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, इन बच्चों की फ्री में पढ़ाई होती है, ठीक है, फ्री या लो कॉस्ट में होती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है, इनके लिए रिज़र्व होती है सीट। तो है ना, ऐसा करते हैं कि ना तो हम डोनेशन ले सकते हैं, अगर कोई डोनेशन लेता पकड़ा गया, किसी ने शिकायत कर दी तो उसको 10 गुना पेनल्टी भरनी पड़ सकती जो उसने डोनेशन लिया है उसकी, पता है तुम्हें, ठीक है। और कैपिटेशन फ़ी, और कई क्या होते हैं भाई प्राइवेट स्कूल, भाई कुछ भी फीस अड़ंग ले ली भाई बच्चों से, है ना, तो भाई वो भी मना है कि भाई हमें कैप लगा दी कि इसके ऊपर तो फीस तुम ले ही नहीं सकते, इतनी फ़ीस ले ली ठीक है, इसके ऊपर फीस नहीं लेनी, ये कैपिटेशन होगी। और उसके बाद एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू, भाई एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं लेना, ठीक है, ना कोई इंटरव्यू लेना। कई स्कूल क्या होते हैं भाई बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन से पहले सिर्फ, और है ना स्टूडेंट का ही नहीं, पता है तुम्हें कई स्कूल तो प्राइवेट क्या होता है, स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, और ये सब बिल्कुल ही मना है। बच्चों का तो मना है, बच्चों और पेरेंट्स को पता नहीं क्यों ले लेते हैं भाई, उनकी क्या गलती बच्चों की, अगर किसी के पेरेंट्स अगर ना पढ़े हो ढंग से, अनपढ़ हो मतलब थोड़ा कम पढ़े हो, तो बच्चों की क्या गलती, पता नहीं स्कूल वाले क्या सोचते हैं अपना में स्टेटस, अपना पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। ये सब मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते, और ठीक है। और ये है नो चाइल्ड शैल बी फेल्ड और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री क्लास, 8वीं क्लास तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते भाई, ठीक है, ना स्कूल से निकाल सकते। वो नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो यही है, ठीक है, बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल नहीं कर। अब मेरे को तुम यूँ बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये एक अच्छी पॉलिसी है बुरी पॉलिसी है, ठीक है, इसके फ़ायदे हैं ज़्यादा है नुकसान है, ये सब चीज़ मेरे को एक बार कमेंट में बताओ नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। और प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, जो टीचर है ना स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता भाई। कई टीचर पता क्या हो गया था पहले, ट्यूशन जो टीचर जो है घर पे ट्यूशन देते थे भाई बच्चों को अपने, जिनको स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं को, तो भाई उनको ट्यूशन देते तो वो घर पे आते ना उनके ट्यूशन पढ़ने, तब उनको या तो भाई टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे अगले दिन वो बता देते भाई ये क्वेश्चन आएंगे पढ़ लेना, या फिर उन बच्चों को नंबर ज़्यादा देते थे वो टेस्ट में, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनके पास उनको नंबर नहीं देते थे, ठीक है, उनसे कहते ट्यूशन लगवा लो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो ये सब गलत चीज़ है, इस वजह से देखते हुए प्राइवेट ट्यूशन सरकारी टीचर्स के लिए मना है, हमें नहीं पढ़ाना, ठीक है।
स्कूल रन विदाउट रिकॉग्निशन, कोई भी स्कूल अगर बिना रिकॉग्निशन चल रहा हो तो वो नहीं चल सकता, ठीक है, नहीं चलाना हो मतलब रिकॉग्निशन के बिना हो तो नहीं चला सकते उसको। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कई जगह पढ़ा होगा, लिखा रहता है कि स्कूल जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय CBSE बोर्ड या ISE बोर्ड या RBSE बोर्ड, है ना, या फिर एफिलिएटेड लिखा रहता है, एफिलिएटेड बाय, तो वो ये होता है रिकॉग्नाइज्ड, सिर्फ वो ही स्कूल चला सकते जो कि इनसे रिकॉग्नाइज्ड हो बड़े बड़े बोर्ड से, अगर नहीं है तो वो स्कूल नहीं चला सकते। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं, जो इसके राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग निषेध है, हमें नहीं करना है, ठीक है। अब है पीपल टीचर रेशो, इसके अंदर क्या है, जो 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, ये है। अब देख लो 30 बच्चे हैं तो एक टीचर, 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, अगर ऐसे 30 के चलो मल्टीप्लिकेशन में 150 अगर टीचर हो गए ना 150, तो भाई 5 टीचर तो होंगे जैसे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पर प्लस में एक हेड टीचर और हो जाएगा उस टाइम पे अगर इतने बच्चे हुए तो, क्योंकि है ना 150 बच्चे को संभालना कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए हेड टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्राइमरी में थे, और जो प्राइमरी में ये रेशो था 30:1, और जो एलिमेंट्री होती है ना, एलिमेंट्री स्कूल 6ठी से 8वीं तक, उसके अंदर होता है 35:1, ये रेशो चलता है स्टूडेंट और टीचर का, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब है भाई मिनिमम वर्किंग डेज, ठीक है, स्कूल में वो टीचर के लिए कितने डेज मिनिमम ज़रूरी है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं ना 1 से 5वीं तक, उनको भाई साहब 200 दिन आना पड़ता है स्कूल में, मिनिमम 200 दिन तो ज़रूरी है, अगर इतने दिन नहीं आएंगे तो उनसे जवाबदेही मांग ली जाए क्यों नहीं आ रहे। और जो एलिमेंट्री में है 6ठी से 8वीं तक, 5वीं नहीं 8वीं तक एलिमेंट्री में, उनको आना पड़ता है मिनिमम 220 दिन, इतने दिन ज़रूरी है, ठीक है। और जो 5th प्राइमरी में है ना, हमें 1 साल के अंदर 800 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को प्राइमरी में टीचर, इसके अंदर जो 500 घंटे हैं ना, वो तो होती है भाई लैंग्वेज, ठीक है। और जो बचे कितने घंटे, 300 घंटे बचे, वो होते हैं मैथ, इतने मैथ पढ़ाना पड़ता है, और इतना वो लैंग्वेज, ये ज़रूरी है, ठीक है, 800 में से। और जो एलिमेंट्री में 1000 घंटे बच्चे पढ़ाते हैं 6ठी से 8वीं तक। और जो मिनिमम टीचर है ना, वो मिनिमम घंटे हैं हर हफ्ते के, वो 45 घंटे तो होने ही चाहिए, जो टीचर आ रहे हो, टीचर काम कर रहे हो, टीचर के हर हफ्ते 45 आवर पर वीक, एक वीक में इतना काम करना है टीचर को, ठीक है। अब उसके अंदर टाइम होता है भाई, जैसे स्कूल में एंट्री लेते हैं ना, स्कूल है उसके अंदर जब से एंट्री ले रहे हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब भी टाइम होता है, उससे जब घर पे जाते हैं जब तक का लंच भी इसमें काउंट होता है, ये सारा टाइम इसमें काउंट होता है, ठीक है। इसके अंदर सब आता है, जो स्कूल में टीचर प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग लेसन प्लान वगैरह बना रहे हो, वो सब भी इसमें आता है। तो ये होता है 45 आवर ज़रूरी, ठीक है, टीचर के लिए। ये लगभग है ना, मतलब वही हो गया, देख 7.5 घंटे हर दिन, है ना, इतने घंटे काम करना पड़ता है, ये रहता है। और चलो आगे चलते हैं। नो टीचर फंक्शन, देखो टीचर की हम पढ़ाने के अलावा सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ में ड्यूटी लगा सकते हैं, और टीचर की ड्यूटी कहीं नहीं लगेगी। एक तो सेंसस में जनगणना जो 10 साल में एक बार होती है, जो 2010-11 में हुई थी, अब तो शायद पता नहीं हुई नहीं है ना कोविड के बाद, इसमें लगा सकते हैं। और इलेक्शन ड्यूटी में लगती है, इलेक्शन हो जब उस टाइम पे ड्यूटी लगती है टीचर की। या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा प्रबंधन में, अब कोरोना आया था, कोरोना में टीचर की ड्यूटी लगा दी थी, कोई फूड सप्लाइंग में या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाइंग में, है ना, इस चीज़ के अंदर ड्यूटी लग जाती है इसकी टीचर की, बस यहीं लगा सकते हैं, इनके अलावा कहीं टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकते। और वर्किंग डेज में टीचर की एक चीज़ और बताता हूँ, जो टीचर होते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट, टीचर की जो है 95% अटेंडेंस ज़रूरी है स्कूल में, और बच्चों की 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर इससे कम अटेंडेंस लेते हैं तो जवाबदेही मांग लेते हैं टीचर से, क्यों भाई क्यों,
इससे कम क्यों, फिर पैसे भी कटते हैं ठीक है। तो भाई ये है अटेंडेंस का सिस्टम, इतनी होनी चाहिए भाई टीचर बच्चों की। और चलते हैं आगे। और है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, ठीक है। SMC क्या होती है भाई? स्कूल को मैनेज करने के लिए कमेटी बनाते हैं, जो कि स्कूल के जो फंक्शन है, जो स्कूल काम कर रहा है, जो स्कूल की ज़रूरतें हैं ना, स्कूल की नीड्स, या फिर स्कूल में जो फैसिलिटी ज़रूरत है या है, इन सब के मैनेजमेंट को करने के लिए इन सब का ध्यान रखती है एक कम्युनिटी, ठीक है। उसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी। स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी के अंदर जो है 75% जो मेंबर्स हैं उसके, वो होते हैं बच्चों के पेरेंट्स, ठीक है, 3/4। और इसके अंदर से भी जो क्या कहते हैं 50% है वो होनी चाहिए वुमेन, मतलब किसी की मम्मी, माता हो, है ना, बच्चे की। तो ये है इतने परसेंट। इसमें 16 तो मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 तो पेरेंट्स ही हैं, ठीक है, ये देगा। और 2 टीचर होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और एक कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है उस एरिया में, जो भी पार्टी है, MP वगैरह, है ना, वो होता है इसके अंदर MLA। उनसे भी छोटा होता है जो उस एरिया के लिए है रिप्रेजेंटेटिव, वो, ठीक है। ये होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इन सबसे मिलकर बनती है। और अब स्कूल के लिए अकॉर्डिंग टू RTE फंड मिलते हैं, ठीक है, कि स्कूल में जो फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जैसे लाइब्रेरी वगैरह, या फिर जो भी इक्विपमेंट होंगे स्पोर्ट्स के, या फिर जो भी चीज़ यूज़ होती है स्कूल के अंदर, उसके लिए जो भी फंड होते हैं, तो वो है ना 65% जो भी है उस फंड में, वो तो देती है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 35% है वो देती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जिस राज्य में है वो राज्य को सरकार, ठीक है। ये है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये है इसके फंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? भाई स्कूल की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो भाई हर एक टीचर के लिए एक कमरा, एक क्लासरूम होना ज़रूरी है, ठीक है। एक क्लासरूम हर टीचर के लिए होगा। और जो हेड टीचर है ना, उनके लिए एक ऑफिस कम स्टोर रूम होगा। एक जो हेड टीचर है उनके लिए एक ऑफिस होगा, जिसके अंदर स्टोर रूम, मतलब जैसे फाइल वगैरह रखी जाती है, तो एक वो भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा ऑफिस तो होगा हेड टीचर के लिए, एक हेड टीचर के लिए ऑफिस, और हर एक टीचर के लिए एक क्लासरूम, ठीक है। और जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके लिए सेपरेट टॉयलेट होंगे। पहले ज़माने में क्या था भाई, कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का एक ही वॉशरूम होता है, या कहीं कहीं तो होता भी नहीं था, ठीक है, पहले। तो फिर तो क्या होता था कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को भाई स्कूल में नहीं भेजते थे इस वजह से, तो जिस वजह से हम काफ़ी पिछड़े रह गए भाई एजुकेशन में, ठीक है। ये भी एक रीज़न था। तो हमें ना इसके लिए अलग से फंड मिलता है कि हमें सेपरेट टॉयलेट बनाने हैं, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, ठीक है। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, पीने के लिए जल, वो भाई ज़रूरी है, और वो भी साफ़ सुथरा, स्वच्छ, फ्रेश, ठीक है। वो ऐसा पानी होना चाहिए ताकि हर बच्चा पिए। और अगला पॉइंट, एक किचन दे देते हैं स्कूल को, एक रूम दे देते हैं, किचन बन जाता है वो, जिसके अंदर मिड डे मील बनता है। मिड डे मील पता है ना, मिड डे मील प्रोग्राम 1995-6 में आया था, है ना, मिड डे मील प्रोग्राम। तो वो मिड डे मील का जो भी फूड है वो है ना उस कमरे में, उस किचन में ही कुक होता है। ये दे देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों का, जहाँ पे बच्चे खेल सके, ठीक है, जहाँ बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। और अरे एक है ना, जो बिल्डिंग है ना स्कूल की, उसके ऊपर या तो फेंसिंग हो, कुछ वायर तार की, है ना, या फिर कुछ सिक्योरिटी का जुगाड़ करे। अच्छी बाहर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए मेन गेट पे, ताकि कोई बाहर से ना आ पाए, या बच्चों की सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट ना हो, अच्छे से बच्चे ना कोई बंक वगैरह मारे, है ना, इसलिए ये सारी चीज़ होती है। अगला देखते हैं। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास। भाई एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इंडिया जो है ना 135th कंट्री है जिसने कि RTE एक्ट लागू किया, ठीक है। 135th कंट्री थी इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट जो कि यूज़ होते हैं स्कूल में,
भाई एक तो लाइब्रेरी जिसमें बच्चे कोई न्यूज़पेपर पढ़ सके, मैगजीन पढ़ सके, अपने हर सब्जेक्ट की बुक पढ़ सके। एडिशनल बुक्स भी होती है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो स्कूल की मतलब पढ़ाई की ही नहीं, सिलेबस से रिलेटेड उसके अंदर स्टोरी बुक्स भी होती है, जिसके अंदर ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सके, ठीक है। और एक है प्ले मटेरियल, गेम स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट। हमें ना बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट देने ज़रूरी है, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से खेल सके, अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट हो और खेल में आगे भी बढ़ सके। अगर बच्चों को हम खेल के लिए इक्विपमेंट ढंग से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे खेल पाएंगे, उनको अच्छे ढंग से खेलना ही नहीं आएगा इक्विपमेंट के साथ खेल। अगर जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो एक नेट होना चाहिए स्कूल में अच्छा सा, और एक बॉल होनी चाहिए, हवा भरने के लिए पंप होना चाहिए। क्रिकेट खेलते तो एक बैट होना चाहिए, बॉल होनी चाहिए, ठीक है। और बैडमिंटन खेलते तो एक रैकेट होना चाहिए, शटल होनी चाहिए को। तो भाई ये सारी चीज़ ज़रूरी है। अगर हम ये स्कूल में नहीं होगी तो बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। अगर ये सब होगी, बच्चा स्कूल में सीखेगा, उनका अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वो बच्चा किसी गेम में भी, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है अच्छे से। और उनको क्योंकि अच्छी तरह ट्रेंड वो जब भी होगा जब उनके पास ये इक्विपमेंट होंगे, वरना इक्विपमेंट से खेलना ही नहीं आएगा उसको, तो ढंग से ट्रेंड कैसे होगा, फिर न कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो क्लास लाइब्रेरी भी बन गई, जैसे आपको पता होगा क्लासरूम में कॉर्नर लाइब्रेरी होती है छोटी सी, मतलब उसमें क्लास में अकॉर्डिंग, क्लास रूम के अकॉर्डिंग एक लाइब्रेरी बना देते हैं छोटी सी कॉर्नर में, जिसके अंदर बुक्स वगैरह मिल जाती है बच्चों को। स्कूल की रेंज, जब प्राइमरी स्कूल है भाई, वो जो हमारा घर है ना, उससे भाई साहब 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए प्राइमरी स्कूल, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इतना तो गैप होना ही चाहिए। जैसे सुना होगा तुमने कभी भी, मैंने भी सुना है अपने पेरेंट्स से कि भाई पहले तो टाइम पे तो स्कूल जाने के लिए इतनी दूर चलना पड़ता था, है ना, इतनी पास स्कूल ही नहीं होते। अब तो काफ़ी स्कूल हो चुके हैं, अब तो मिल ही जाते हैं इतने पास में, RTE एक्ट आने के बाद, है ना। तो ये स्कूल का रेंज है भाई, इतनी दूरी पे स्कूल होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, RTE एक्ट 2009। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं जिससे क्वेश्चन, ठीक है। और भाई इसके अलावा कुछ रह गए आर्टिकल्स, धाराएँ, कुछ मतलब सेक्शंस इसके अंदर वो हैं, वो भाई कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रीट हुआ या फिर DSSB हुआ, इनमें पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन। अगर तुम चाहो तो मैं कमेंट करके बता देना, मैं उसके आर्टिकल उस सेक्शन पे भी वीडियो बना दूंगा छोटी सी, ठीक है, जिसमें तुम्हें अच्छे समझा दूंगा मैं जल्दी क्या होते हैं आर्टिकल। और आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ सजेशन हो या फिर तुम कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके।